प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ, अब देखो क्लास, आज ठंड बहुत ज़्यादा है। अर्ली मॉर्निंग सुबह 8:30 क्लास लगाई है, थोड़ा लेट कर दिया है। कारण है बच्चों, ताकि ठंड में सारे बच्चे आराम से आ जाएं। ये वीडियो लेक्चर आपका करीब 1.5 घंटे और 2 घंटे का होने वाला है, लेकिन मैं आपको उसमें बोलूँगा कि इसको आराम से देखना, और जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो अपना नॉर्मल पढ़ते रहना। ये लेक्चर उनके लिए है जो मेनली मान के चलो कि जो बच्चा अपसेंट है, किसी रीज़न से तबीयत ख़राब है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप चाहो तो उन बच्चों को लिंक सेंड कर देना। जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते उनको भी लिंक सेंड कर देना, नॉर्मल सी बात है। मैं पूरा टॉपिक करवाने वाला हूँ उसमें अंदर। वर्क, एनर्जी एंड पावर पूरा का पूरा टॉपिक करवाऊँगा, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मेरा सेकेंड टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को। अच्छा, सबसे ज़रूरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर मैं फालतू की चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। मैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ा रहा हूँ। तो रिवीजन, क्योंकि एक बार पढ़ा चुका हूँ, इसे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक चीज़ नहीं लिखवाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं वर्बली बता दूंगा, तो वो आप चाहो तो आप उसके नोट्स भी वीडियो को पॉज करके बना सकते हो, और मुझको भी थोड़ा बोल सकते हो कि भैया थोड़ी देर रुक जाओ, हमें सब कुछ लिखना है। ठीक है, बाकी मैंने नॉर्मल जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था तो मैंने उसमें नोट्स में हर एक चीज़ लिखवाई है मैंने, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद इस टॉपिक के अंदर मैं न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा वेटेज कम दूंगा, न्यूमेरिकल्स कम कराऊंगा इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, इसमें मैं पहले गो थ्रू होऊंगा सारे के सारे थ्योरी से, थ्योरेटिकल पार्ट सारा करवाऊंगा। उसके बाद टाइम बचा तो न्यूमेरिकल भी पकड़ लेंगे इसका। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल के लिए मेरा प्लान है कि एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करना है आप लोगों के लिए, न्यूमेरिकल के लिए प्लान है। ठीक है, तो अभी के लिए हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिन बच्चों को ठंड लग रही है, ठंड का तो मतलब ही नहीं है, बट फिर भी जिन बच्चों को ठंड लग रही है तो प्लीज़ अगली बार से कैप पहन के आए। ठीक है, डाकू वाकू बनने के आने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। ठीक है, गुड, समझदार को इशारा काफ़ी बेटे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर बात करते हैं वर्क डन की, बात करते हैं तो वर्क डन क्या होता है बेटा? वर्क डन बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। वर्क डन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, दो क्लास। ठीक है, तो बात करते हैं वर्क डन की बच्चों। तो वर्क डन का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है। फिजिक्स के टर्म में वर्क का मतलब बड़ा सिंपल सा है बच्चों, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और सरफेस पर रखा हुआ है। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, और आपने यहाँ से एक फोर्स लगाया, और मेरे यहाँ से फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया बेटा। मतलब डिस्प्लेस मतलब क्या होता है? अपनी पोजीशन को चेंज करना होता है। कि मान लो पहले वो ए पॉइंट पे था और डिस्प्लेस होकर बी पॉइंट पे आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जब भी कभी क्या होता है कि मेरे फोर्स लगाने से अगर ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट से डिस्प्लेस होता है, इसे क्या बोलूँगा? वर्क डन कहता हूँ। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी एंड बॉडी। ठीक है, जाइए। बॉडी डिस्प्लेसेस, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसेस ड्यू टू फोर्स कर देता हूँ, डिस्प्लेसेस ऐसा कर लो। कि मतलब मान के चलो कि मैंने क्या किया कि मैंने फोर्स लगाया, और मेरे फोर्स लगाने से बॉडी डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेसेस ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। मतलब कि मैंने फोर्स लगाया, और मेरे फोर्स लगाने से बॉडी जो होता है फोर्स के एक्शन की वजह से वो क्या है? डिस्प्लेस हो गया। तो मैं इसे क्या बोलूँगा? वी कॉल इट देन इट इज सैड टू बी वर्क डन। इसको बोलेंगे कि भाई वर्क डन हुआ है, इट इज सैड टू वर्क डन। और बोल सकते हैं क्या कि वर्क इज डन। कोई दिक्कत? कि दोबारा समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उससे मैंने फोर्स लगाया, और मेरे फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट जो था वो डिस्प्लेस हो गया। मेरे फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट था वो डिस्प्लेस हो गया, और डिस्प्लेस होकर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया। तो फोर्स लगाने से जब डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसे बोलते हैं वर्क डन कहते हैं। अगर मान लो कि मैंने फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं रह जाता है। अब ऐसे मान लो किसी बच्चों को बुलाता हूँ, बोलता भाई दीवार पे धक्का लगाओ, क्या वो बच्चा दीवार पे को खिसका पाएगा? मतलब ही नहीं है। तो मेरे फोर्स लगाने से अगर वो बच्चा जो है दीवार पे बहुत ज़ोर लगा रहा है, मैं बहुत ज़ोर लगा रहा हूँ, बट दीवार 1 इंच भी डिस्प्लेस नहीं हुई, तो क्या होगा बच्चों? उस कंडीशन में देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, मीन्स वर्क इज नॉट डन। कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्या होता है बच्चों कि फोर्स लगाने से अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, वर्क डन है।
डिस्प्लेस नहीं हो रही है, वर्क डन नहीं है। कितनों की बात समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट और सीखो बच्चों जरा। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो जी, मैं इसको एक और चीज़ सिखाता हूँ जरा बच्चों। अब कंसेप्ट होता है बच्चों कि वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चों क्या करता है ना कि ये बात करता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क डन। कौन कौन से होते हैं बच्चों बताओ जरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं? किसी को पता है? बताओ जरा कौन कौन से फैक्टर्स है वर्क डन को अफेक्ट करते हैं? देखो पहला फैक्टर होता है बच्चों फोर्स, अरे बताया करो बच्चों पीछे पीछे। और सेकंड क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अब ऐसा नहीं है कि मान के चलो कि मैं बोले जा रहा हूँ तुम पीछे पीछे बोले जा रहे हो, नहीं, पूछो तो बताया करो ना भाई। ये कहता है कि अगर मैं फोर्स, ये कहता है कि भाई मोर फोर्स कैसे होता है बच्चों, फोर्स कैसे अफेक्ट करता है बच्चों? तो फोर्स का कहता है कि मोर फोर्स तो कहता है इम्प्लाइज दैट मोर वर्क या मोर वर्क डन। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे वर्क डन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, बोलता है लेस फोर्स यानी कम फोर्स लगाएंगे उस कंडीशन में लेस वर्क डन, कम वर्क डन होगा। ठीक है भाई, ये चीज़ क्लियर है बच्चों? मतलब मैं कहना था कि जैसे कि मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है बेटा, मैंने फोर्स कम लगाया तो ऑब्जेक्ट कम डिस्प्लेस होगी, फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्प्लेस होगी। बात तो उसमें बात है ना। तो उस कंडीशन कहता है कि अगर ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा, कम फोर्स लगाऊंगा तो वर्क डन कम होगा। बात खत्म। डिस्प्लेसमेंट कैसे करता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कैसे कहता है? वो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरह से वर्क डन को अफेक्ट करेगा, तो बोलता है मोर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मोर वर्क होता है। बोलता जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना वर्क डन होगा। बोलता है लेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो क्या होगा? लेस वर्क। तो कंसेप्ट क्या था? अगर नो डिस्प्लेसमेंट तो नो वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? ये समझ में आया था तो आप लोगों को? मुश्किल तो कुछ था नहीं इसके अंदर। अरे डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ना, देखो दिमाग लगाना बताए तो वो क्या होता है कि जैसे कि आपने फोर्स लगाया एंड फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट इतना डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो अगर मैं उसका एक्सप्रेशन बनाता हूँ, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बोलता हूँ, एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। तो ऐसा कहा जाता है कि वर्क डन के बारे में कि पहली बात क्या, वर्क डन जो होता है ना इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है बच्चों। यानी कि W बराबर किसके होगा? F इंटू में S हो जाएगा, FS बोल दीजिए आप उसको। ठीक है भाई, FS। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरा रिवीजन लेक्चर है, इसलिए मैं सारी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये मेरा रिवीजन लेक्चर है, इसलिए मैं सारी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। वर्क डन समझ में आ गया, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्क को अफेक्ट करता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ये कहता है कि जितना फोर्स उतना वर्क डन होगा, कम फोर्स तो कम वर्क डन, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट कैसे? कहता है कि अगर देखो ये ऑब्जेक्ट वाली यहाँ है तो ये कम डिस्प्लेस हुआ तो कम वर्क होगा, अगर ये ज़्यादा डिस्प्लेस हो गया तो ज़्यादा वर्क होगा। बात समझ में? तो उस कंडीशन में मोर डिस्प्लेसमेंट मोर वर्क डन, लेस डिस्प्लेसमेंट लेस वर्क डन। तो क्या कहता है? एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। यहीं से निकालते बच्चों उसकी एसआई यूनिट। तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? यहीं से निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल लो। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, यानी कि न्यूटन मीटर होगी, न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम एक बात करें जूल कहते हैं। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस बता देता हूँ। एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका जेम्स प्रेस्कॉट जूल। उस जेम्स प्रेस्कॉट जूल को सम्मान देने के लिए जूल की एसआई यूनिट, वर्क डन की एसआई यूनिट का जूल रखा गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने कवर कर ली है। फटाफट नोट करें क्लास। ये टॉपिक स्टार्ट करते, फिर एक और टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बोलते टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करते हैं जरा क्लास। अगर ये बोलूँगा टाइप ऑफ वर्क डन तो उसमें समझना एग्जैक्टली होता क्या है। इसको मैं बहुत ज़्यादा डीप में ही नहीं जाऊँगा, ओनली रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, देख लो क्लास।
देखो क्लास बच्चों, अगर बोलते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन, तो यहाँ पर क्या है, ये 3 तरह का होता है बच्चों, पता है ना कौन सा? एक होता है पॉजिटिव वर्क डन होता है बच्चों, पॉजिटिव वर्क डन होता है बच्चों, बट एक होता है नेगेटिव वर्क डन होता है, और लास्ट में क्या होता है बच्चों, एक होता है जीरो वर्क डन होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। रखना, ये 3 चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये 3 चीज़ें समझना। अगर मैं पूछता हूँ कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है बच्चों, तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई बॉडी है और मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, और मैं डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब बॉडी फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रही है। होता है फुटबॉल पे, मैंने फुटबॉल एक रुकी हुई है, मैंने किक किया तो जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया है बॉल वहीं जा रही है, मैंने उधर फोर्स लगाया बॉल उधर जा रही है। इसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क डन। कि जब मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो उसमें क्या होता है कि जब फोर्स and displacement in same direction, force and displacement is in same direction, अगर मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, और मैं बोल सकता हूँ क्या एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। अगर दोनों की वजह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह एंगल का 0 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव वर्क डन होता है बच्चों। अगर बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की, बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन क्या होता है बच्चों, कि मान लीजिए कि आपके पास ये सरफेस है, आप बच्चों के पास मान लो ये सरफेस है आपके पास, और यहाँ पर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो कई बार क्या होता है जब ऑब्जेक्ट यूँ जा रहा होता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होती है, तो क्या होता है कि उसके ऊपर जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अपोजिट लग रहा होता है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना, मोशन इस डायरेक्शन में है। अब अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो आई कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज इन दैट डायरेक्शन। पक्की बात है। अरे देखो ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है तो इस बात की गारंटी है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगी, जब पोजीशन चेंज होगा, वो इस डायरेक्शन में ही तो होगा। लेकिन आपको पता है क्या कि एक फ्रिक्शन फोर्स होता है जो हमेशा डिस्प्ले या मोशन के अपोजिट जाता है। तो अगर वो मोशन इस डायरेक्शन में कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स यूँ लग रहा है, तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? नहीं। इसमें क्या होता है कि आपका फोर्स जो होता है वो एक डायरेक्शन में और आपका डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में होते हैं। या बोल सकते हो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा बोल दीजिए। और आप बोल दो कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, सही 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन कहते हैं बच्चों। अच्छा, जीरो वर्क डन में क्या होता है बच्चों कि इसमें जैसे मान लीजिए इसके 2 केस बनते हैं। एक होता है केस वन क्या होता है बच्चों कि पहला केस बनता है कि मान लीजिए कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया बट उसकी डिस्प्लेसमेंट जो थी वो 0 रहेगी, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई बच्चों। जैसे दीवार वाला केस कि दीवार में मैं बहुत जोर लगा रहा हूँ बट वो हिला, 1 इंच भी नहीं हिला, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। तो मुझे पता है W=F/S होता है बच्चों। अगर मान लीजिए कि मेरा ये 0 होगा तो कुल मिला के पूरा का पूरा 0 हो गया ना बेटा, तो मेरा वर्क डन 0 था। केस नंबर 2 क्या है बच्चों? सेकंड केस है कि मान लीजिए कि किसी पर लगने वाला फोर्स है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री। अगर मान लो फोर्स ये रहा और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है बच्चों? 90 डिग्री हो। या बोल सकते हो क्या कि मैं बोलूँगा कि फोर्स बिटवीन, या बोलते कि व्हेन फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, या फोर्स परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन
विल बी जीरो वर्क डन, जो वर्क डन होगा जीरो वर्क डन होगा। पास में कि जही मान लीजिए कि दो एक फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होगा, या बोल सकते हो कि एंगल बिटवीन, और बोल सकता हूँ कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच का जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, क्लियर बात, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, इसे क्या बोलेंगे अपन लोग, जीरो वर्क डन कहते हैं। कितना क्लियर है बात, डाउट किसी को इसमें, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक हमने टाइप ऑफ वर्क डन कवर कर लिया है। इसका एग्जांपल दे देता हूँ बच्चों। इसका एग्जांपल कैसा है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई बच्चा है ना, मान लो कि कोई स्टूडेंट आपके पास, ठीक है, मान लो ये बंदा है और इसने अपने हाथ में कुछ छू ले रखा है। एक मिनट लीजिए कि मेरे पास ये एक, मान लीजिए कि मेरे पास एक बच्चा है और इस बच्चे ने अपने हाथ में बाल्टी ले रखी है, ठीक है। अब होता क्या है, इसने बाल्टी ले रखी है तो फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, नीचे लग रहा होगा इसका फोर्स, लेकिन जब बच्चा चलेगा इधर की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, इधर चले होगी, है ना, क्योंकि बाल्टी में तो बच्चे का जाएगी ना भाई। अगर फोर्स नीचे लग रहा है और बच्चा अगर चलेगा तो यूँ तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होता है, जीरो। मतलब अगर मान के चलो कि आपकी मम्मी बोलती कि बेटा आप 20 लीटर की बाल्टी उठा के लाइए, आप अगर उस 20 लीटर की बाल्टी को उठा के यहाँ से वहाँ ले आते हो और मम्मी के सामने दिखावा करते हो कि मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, है ना, तो आज मुझको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तो साइंटिफिकली देखा जाए तो आप नहीं थके हो, साइंटिफिकली देखा जाए आपने कोई काम ही नहीं किया, पता है, योर वर्क डन इज जीरो। समझ में आई बात। और जीरो वर्क डन मतलब थकने का तो मतलब ही नहीं है। हाय राम, ये क्या हो गया, है ना। अच्छा हुआ ये बात मम्मी को पता नहीं है, नहीं तो घर वाले कुछ नहीं करेंगे। अरे यार मेरे घर वाले तो मतलब वो तिल का ताड़ बनाया था यार, तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहते, चलो बहुत अच्छी बात है। और जितने लॉजिक्स मैं लगाता हूँ ना बेटे, जितने लॉजिक्स मैं लगाता हूँ, अगर मेरे घर वाले साइंस पढ़ी होती ना, मजाक नहीं कर रहा भाई साहब, वो तो कुछ भी कर देते पता है। चलो फटाफट छाप लीजिए बच्चे, फटाफट से इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों एक टॉपिक है, देखो एनर्जी जो टॉपिक है बच्चे, एनर्जी बड़ा प्यारा टॉपिक है, ठीक है। एनर्जी बेटे बहुत प्यारा टॉपिक है, इतना बेहतरीन टॉपिक तुम्हें क्या बताऊं मैं। अगर कोई पूछता है कि एनर्जी किसे कहते हैं, तो समझ लीजिए बच्चों एनर्जी कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है। कोई इंसान है, मैं बोलता हूँ कि वो इस काम को कर सकता है, ही हैज़ द एबिलिटी या कैपेबिलिटी टू डू द वर्क, तो बोलूँगा ही हैज़ द एनर्जी। किसी भी अप्लायंस में, किसी भी बॉडी में कोई काम करने की जो एबिलिटी होती है उसे एनर्जी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफाइन एनर्जी, बोलते हैं एनर्जी को डिफाइन करिए, तो क्या होता है, एनर्जी का मतलब बड़ा सिंपल सा होता है, क्या, एबिलिटी टू डू वर्क। किसी काम करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी कहते हैं बच्चों, ठीक है। यार इतना एक बात समझना, एक वर्क और एनर्जी आपस में रिलेटेड, वर्क एंड एनर्जी जो होता है ना बेटा, वो आपस में रिलेटेड होता है बच्चों। कैसे, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वर्क करता है, खुद से वर्क करेगा, तो क्या होगा बच्चों, ये वर्क कर रहा है तो एनर्जी से बाहर निकलेगी, एनर्जी लूज होगी इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो इसके अंदर से एनर्जी लूज होगी। और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है तो उसमें एनर्जी गेन होती है, ठीक है। मान लीजिए कि ये वर्क करेगा, अगर ये वर्क करता है तो एनर्जी लूज होती है, बाहर निकल जाती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क होता है तो एनर्जी क्या होती है बच्चों, गेन होती है बच्चों, याद रहेगी बात। तो एनर्जी और वर्क आपस में रिलेटेड होता है। देखो बात समझिए ना, वैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, किसी ने मुझे धक्का दिया, ठीक है, तो मैं तो भाई कंप्लेंट कर दूंगा कि यहाँ पे उस बंदे ने मुझे धक्का दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या आता है
उसके धक्का देने से मेरी बॉडी में क्या हुआ पता है ना? जोक भी हुआ करता, मैं तुझे को धक्का दिया पर तूने क्यों लिया, है ना? तो वैसी बात नहीं करूँगा मैं, ठीक है? वो मैं धक्का दे रहा है तो उससे मेरी बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरी बॉडी के अंदर उसकी बॉडी से एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है बेटा, है ना? तभी देखा होगा अगर कोई बंदा धक्का देता है तो बंदा आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर वर्क हुआ है। किसने वर्क किया? उसने किया वर्क, ठीक है? अब उस दूसरे बॉडी ने मेरे ऊपर वर्क किया तो मेरी बॉडी में एनर्जी आई तो मैं आगे चला जाऊंगा, होता है? अच्छा, जितना वो एनर्जी लूज करेगा उतनी एनर्जी मुझ में गेन होगी। ये तो खेल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। यही तो है कि जो जितना वो एनर्जी अपनी बॉडी से लूज कर रहा है उतनी एनर्जी मुझ में गेन होगी, जितनी मुझ में गेन हुई है उतना उसमें लूज होगा। यही तो खेल है, यही तो बात है ना। तो वर्क इनका मतलब क्या है? वर्क और एनर्जी का कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा होता है कि अगर किसी बॉडी पे वर्क होता है तो उसमें वो एनर्जी लूज करेगा, और किसी बॉडी पर वर्क होता है, कोई दूसरा आकर उस बॉडी पे वर्क करता है तो उसमें एनर्जी गेन होगी, और कोई बॉडी अगर वर्क करता है तो एनर्जी बाहर निकले, लूज होगी इसके अंदर, ठीक है? कितनी लूज होगी? जितना वर्क कर रहा है। कितनी गेन होगी? जितना उसे वर्क हुआ है। मतलब वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं, ठीक है? इसलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या बोली हुई है? इसकी ऐसा यूनिट बोली हुई है अपन को, व्हाट? जूल कहते हैं इसको। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। बोलते डिफाइन करो, 1 जूल ऑफ एनर्जी कहते हैं, 1 जूल ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आपको सीखना पड़ेगा 1 जूल वर्क सीख लेते पहले। तो पहले कहते हैं 1 जूल वर्क क्या होता है बेटा, ठीक है? 1 जूल वर्क क्या होता है? मान लीजिए कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर क्या लग रहा है बच्चों? इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर मैं फोर्स लगाता हूँ, और मान लो कि मेरा फोर्स यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, और मेरे 1 न्यूटन फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया है। दोबारा समझिए कि मान लो मैंने इसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाया, और मेरे 1 न्यूटन फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट जो था वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया। तो वर्क डन कितना पड़ेगा? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, आंसर क्या होगा? 1 न्यूटन मीटर। क्या होता है? इसको बोलते हैं 1 जूल कहते हैं। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए जब उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है तो वर्क डन कितना होता है? 1 जूल। याद है? तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क, तो बोलोगे कि व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी and body displaces 1 मीटर। मान लो कि मैंने किसी बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया और बॉडी 1 में डिस्प्लेस हो गया, देन वर्क इज said to be 1 जूल। ठीक है, बात समझ में? और यहां पर एनर्जी क्या होती है? वो कहते हैं क्या कि एनर्जी, क्या बोलते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, 1 जूल वर्क करने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है 1 जूल वर्क करने के लिए, तो नॉर्मल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट 1 जूल वर्क कर रहा है तो बाहर से एनर्जी लगेगी तभी तो कर पाएगा, नहीं ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी तभी तो कर पाएगा। तो मान लो कि इस वर्क करने के लिए ऑब्जेक्ट ने कितनी एनर्जी लगाई, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल वर्क करने के लिए ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी लगा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? 1 जूल ऑफ एनर्जी। जितना वर्क करेगा उतनी एनर्जी लगती है। तो अगर अगर वर्क 1 जूल हुआ है तो एनर्जी भी कितनी होगी? 1 जूल लगेगी। कोई दिक्कत भाई? बस सुन में ठीक है। अच्छा, बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। तो मैं लिखवाऊंगा नहीं बच्चों,
अगर एनर्जी की फॉर्म्स की बात करें तो बच्चों एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत मतलब बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, थर्मल एनर्जी, उसके बाद टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बहुत एनर्जी है बच्चों। लेकिन इस चैप्टर में आपको दो चीज़ पढ़नी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़नी है। इस चैप्टर में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़नी है। एग्जाम में एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा आता है, वो आता है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछेंगे आप लोगों से, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछेंगे आप लोगों से। तो इसलिए आप लोग समझ लेना इसको। पीछे वालों आवाज़ आ रही मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, एक्चुअली मेरा गला बैठा हुआ है तो पता समझ जाओ बस बात को यार। अभी मैं गोली खा के आया हूँ पढ़ाने के लिए बेटे, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, देखते हैं। 1 joule of work equals to 1 joule of energy. ऐसी कॉमन सी बात है, ठीक है। तो क्लास यहीं पे कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कवर फटाफट छाप लो। तो प्यारे बच्चों, अब एक टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बट एक चीज़ समझ लो, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है जरा। तो आपको दो चीज़ समझनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से आप मैकेनिकल एनर्जी समझ जाओगे पहले। तो पहले काम करते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी समझ जाते हैं बच्चों। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड काइनेटिक एनर्जी? अगर किसी से पूछता हूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर मैंने किसी से पूछा कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो इसे क्या बताओगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? तो इसमें समझना कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की खास बात क्या है कि इसमें मोशन हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी आएगी उसे क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। या मान लो कि ऑब्जेक्ट उस मोशन को गेन करने के लिए जो एनर्जी लगाएगा उसे क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब ऐसे मान लीजिए कि बच्चों ये बॉडी है, ठीक है, सरफेस के ऊपर ये बॉडी है बच्चों। अब अगर सरफेस के ऊपर अगर ये बॉडी है और इस बॉडी के अंदर हम चाहते हैं कि मोशन आ जाए, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो लगाएगा ना भैया। मैं चाहता हूँ कि अभी ये रेस्ट में है, रेस्ट से मोशन में आ जाए, तो रेस्ट से मोशन में आने के लिए जो एनर्जी लगाएगा बच्चों उसे क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। मतलब कहने का मतलब है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, इस चीज़ें उल्टी उल्टी बातें नहीं लिखवा रहा, एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन को गेन करने के लिए उसके अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी लगाता है या उसके ऊपर एनर्जी जो लगती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कोई दिक्कत? हाँ जी, पीछे क्लियर हो रही बातें? ऑब्जेक्ट के को मोशन में लाने के लिए जो उसके ऊपर एनर्जी लग रही है या वो अपने एनर्जी लगा रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिख दो। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से जो एनर्जी बनती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी कहते हैं बच्चों। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? क्योंकि है तो एनर्जी ना बच्चों, तो क्या होगी बच्चों? जूल होगी। इसके बारे में एक बड़ी प्यारी सी बात कह रहे थे। मान लीजिए कि आपके पास ये बॉडी है और इसका मास क्या है बच्चों? इसका मास है हमारे पास m है, मास m है, तो m नॉर्मल सी बात है नीचे लग रहा होगा, और इसकी वेलोसिटी है v, मान लो, है ना, ये v वेलोसिटी चल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट्स हाफ mv स्क्वायर होती है बच्चों, इट्स हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और वो v वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv स्क्वायर। ऐसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? 2 किलो का इसका मास है, और इट्स ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। तो मास कितनी है? 2 kg। वेलोसिटी कितनी है? इट्स 4 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी?
इट्स हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम कितना है 2, वी कितना है 4 का स्क्वायर कर दो जरा, 2 से 2 कट के आंसर कितना आएगा 16 जूल आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों? फटाफट नोट करिए क्लास, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, हमने कवर कर लिया। तो प्यारे बच्चों एक टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दो क्लास, एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही बन जाता है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। राइट द एक्सप्रेशंस फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सॉरी, मान लीजिए कि आपका सी बॉडी है, बॉडी रेस्ट में है, थोड़ी बड़ी बना दी बॉडी मैंने, इस बॉडी को मान लो रेस्ट में है बच्चों, और रेस्ट में था यानी कि इस कंडीशन में यू क्या है बच्चों 0 है, या बोल सकते हो कि अभी ये रेस्ट कंडीशन में है। अब रेस्ट कंडीशन में है और उस कंडीशन में उसका मास मान लीजिए m है, यहाँ से एक फोर्स लगा बच्चों, और इसके फोर्स लगने से क्या हुआ है कि इसकी पोजीशन चेंज हुई। ये पहले ए पॉइंट पे था, अभी बी पॉइंट पे आया। मास सेम रहेगा, दोबारा समझिए कि ऑब्जेक्ट था रेस्ट कंडीशन में है, यहाँ से फोर्स लगा और इसके फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई, ए से बी पे आया। मास सेम था, लेकिन इसमें क्या घटना घटी पता है? इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। पहले इसकी वेलोसिटी कुछ और थी, बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई मान लो, या मान लीजिए पहले उसकी वेलोसिटी u थी, बाद में इसकी वेलोसिटी v हो गई। ठीक है ना, होता ना, इसको बोलते हैं इनिशियल, इसको बोलते हैं फाइनल कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? s है। कोई दिक्कत? अच्छा समझना, अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ही लेगा वेलोसिटी के चेंज होने में। तो टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन भी कहलाएगा, और अगर फोर्स हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन भी होगा। तो इसमें लिख लेंगे लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास क्या होगा बच्चों? ऑफ मास m, ठीक है, एट ए पॉइंट। लेट फोर्स F बोलते हैं, फोर्स F अप्लाइड ऑन द बॉडी। माना बॉडी के ऊपर फोर्स F अप्लाइड हुआ है एंड इट डिस्प्लेसेस टू पॉइंट बी। ये बी पॉइंट पे आ गया, इट डिस्प्लेसेस टू पॉइंट बी। लेट F बी द लेट मास m है एट ए पॉइंट पे, फोर्स F लगा इसके ऊपर बॉडी के ऊपर, और बॉडी फोर्स F लगाने से क्या ये बॉडी डिस्प्लेस होके पॉइंट बी पे आ गया। लेट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v, उसकी वेलोसिटी u से v पे चेंज हो गई। बोल देंगे लेट s बी डिस्प्लेसमेंट, माना जो s जो है डिस्प्लेसमेंट है, एंड क्या होगा ए बी एक्सेलरेशन, एंड W बी द वर्क डन, W बी द वर्क डन, W वर्क डन है। सबको पता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है बच्चों कि फोर्स तो ma के बराबर, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। सबको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है बच्चों अपन को v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, सबको पता है। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या बनेगी? v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू s। ये 2a को उठा के मैं इधर ले आया। कितनों को समझ में आई बात? जब ये समझ में आ चुका है तो मुझे पता है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। मैं जानता हूँ कि W इक्वल टू क्या होता है? Fs होता है। फोर्स कितना है? ma। s की वैल्यू कितनी है? v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर अपॉन में 2a। a से a कट गया, m v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। हाफ m v स्क्वायर माइनस में हाफ m
यू स्क्वायर, ये होगा आपका डब्ल्यू हो जाएगा बच्चों। कितनों को समझ में, दो जो है, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं बच्चों। 11वीं क्लास का टॉपिक होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होता है। बट मैं जानता हूँ कि हेयर ऑब्जेक्ट जो है इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। सबको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट होगा तो आपका यू क्या होगा, जीरो होगा। डब्ल्यू क्या होगा, इट्स हाफ एम वी स्क्वायर माइनस में हाफ एम यू की जीरो कर दूंगा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। कितना क्लियर है बच्चों? सबको पता है जितना हम वर्क करते हैं उतनी एनर्जी क्या होती है, लूज होती है। जितना किसी वर्क होता है उतनी एनर्जी गेन होती है बच्चों। तो यही वर्क डन जो होता है इट इज कंसिडर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दिस वर्क डन हमको पता है, इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इट इज हाफ एम वी स्क्वायर बोल देते हैं, या बोल देते हैं ई के बोल देते हैं, ई के इट्स हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं। दिस वर्क डन इज कंसिडर्ड एज काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम सबको बताना बच्चों। अब बोल सकते हैं वर्क डन एनर्जी बराबर होती है, तो अगर जितना वर्क किया उसने उसकी एनर्जी गेन होगी, तो उस कंडीशन में यही वर्क डन जो होता है काइनेटिक एनर्जी बन जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये सबको समझ में आया। सेकंड लॉ मोशन कहता है एम ए, सेकंड थर्ड इक्वेशन मोशन कहता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। यहाँ से एस निकाला, डब्ल्यू इक्वल टू एफ होता है, यहाँ पुट कर दिया, एफ इक्वल टू एम ए और एस की जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। टू ए से ए कट जाएगा, ये एम वाला पोर्शन ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, एम वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू एक बार इधर एक बार इसके साथ कर दिया, तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर। क्योंकि मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यू की वैल्यू जीरो होगी। अगर यू जीरो होगी तो यानी कि पूरा का पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। ये पूरा पोर्शन तो उसका मतलब क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। खेल का तो ये चीज़ें हैं बच्चों, बहुत मजाक सा कॉन्सेप्ट है। फटाफट नोट करें, छाप लो जल्दी से बच्चों, फटाफट छाप लो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक पढ़ने के बाद बच्चों अभी कुछ बातें और सीख लेते हैं बच्चों। जैसे देखो अभी आलस में बताओ बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठो। जो भी स्टूडेंट जो है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग बता रहा हूँ कि आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठा करो। मैं जो लिखवाता हूँ जो बताता हूँ वो लिख लिया करो बच्चों, काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये तो अपनी जगह पर है। अब मैं इसमें दो तीन चीज़ और तुम्हें सिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। कुछ बातें समझना, कुछ बातें कवर करना जरा क्लास। ऐसे मान लीजिए कि मैंने जैसी ही एक बात कही, मैंने जैसी ये बात बोल दिया मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर होता है बच्चों। ये क्या बताता है, बताता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है इज प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों, मास के प्रोपोर्शन होता है। मतलब क्या है कि मोर मास इम्प्लाई क्या करता है, मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी। वो कहता है लेस मास, यानी कम मास होगा तो क्या होगा, लेस काइनेटिक। कोई दिक्कत? फिर उसने एक बात और बताई, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन। देखो वेलोसिटी के प्रोपोर्शन है और वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होना, ये तो और अच्छी बात है। कहता है कि मोर वेलोसिटी या मोर वी मोर काइनेटिक एनर्जी, लेस वेलोसिटी लेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ हमने कवर कर लिया है। अच्छा, इसके आगे अगर मैं बात करता हूँ, ग्राफ की बात करूँ, तो अगर काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है भाई, अगर बोलता है काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ, काइनेटिक इधर है और मास का इधर है, तो बोला कि दोनों प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बनता है। ये बताता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है प्रोपोर्शनल किसके, मास के प्रोपोर्शनल होता है। वहीं पर बच्चों मान के चलो क्या है, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है इसके बारे में। ये कितना क्लियर है बच्चों, मुश्किल था? चलो, तो ये सब चीज़ मैंने एक चीज़ बता देता हूँ, कवर कर लेना बच्चों।
वेलोसिटी का स्क्वायर अभी आप लोगों से पूछेंगे नहीं, वो आगे पैराबोला वगैरह पढ़ोगे तब पूछा जाता है, मेनली 11वीं क्लास में। तो उसका कुछ टेढ़ा ऐसे करके टेढ़ा सा बनता है बच्चों, ठीक है। तो अभी रहने दो उसको, बस ओनली मास का याद करना कि काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल होगा, तो लाइन सीधी बनती जैसा ग्राफ सीधा बनेगा बिल्कुल। तो यहाँ तक फटाफट छाप लीजिए बच्चों, जल्दी से छापो। अच्छा, आप एक चीज़ सीखो जरा बच्चों, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं बच्चों। अगर बात मैं कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ तो एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों, समझना इसको। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बड़ा सिंपल सा, बहुत सिंपल सा मतलब होता है, वो ये होता है क्या, एनर्जी possessed by the body, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन मोशन, ठीक है, एनर्जी possessed by the body ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, एनर्जी possessed by the body ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। मतलब मान लो कि कोई बॉडी है, किसी बॉडी के शेप, साइज और पोजीशन को जब चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में कुछ एनर्जी स्टोर होती है, दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। बॉडी देन एन एनर्जी stored in the body, stored in the body, यानी कि बॉडी में एक एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन दी बॉडी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या। दोबारा समझिए बच्चों कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई बॉडी है, मान लो ये अभी क्या है, इस पॉइंट पर रखा हुआ है बच्चों, ये ग्राउंड है और उसको उठाकर मैं इस हाइट पे ले गया, तो मैंने इसकी क्या कर दी, पोजीशन चेंज कर दी। एक रबड़ बैंड था बच्चों, रबड़ बैंड कुछ ऐसा था, इससे मैंने यहाँ से एक फोर्स लगाया, एक फोर्स यहाँ से लगाया और उसे खींच के मैं इसको इतना बड़ा कर देता हूँ बच्चों में, फोर्स लगा रखा है। तो मैंने क्या किया, इसके क्या कर दिया, इसके शेप को चेंज कर दिया मैंने, पहले का शेप क्या था, अब उसका शेप कैसा हो गया, और उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया बच्चों। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन, शेप और साइज को चेंज करने से जो उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर आपने एक ईंट है, अगर आपने एक ईंट को उठा के यहाँ से आप ऊपर रख देते हो, जो ज़मीन से आपने उस ईंट को उठा के ऊपर रख दिया, तो ऊपर रखने की वजह से क्या होगा बच्चों, आपने इसको उठा के यहाँ से ऊपर रख दिया तो उस कंडीशन घटना घटेगी, आपने पोजीशन चेंज कर दी। तो पोजीशन के चेंज करने से उस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी स्टोर होती है, दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अभी जैसे रबड़ बैंड होता है, तो आप देखा होगा रबड़ बैंड क्या है, आप छोटी सी होती है, आप उसे खींच के बड़ा कर देते हो तो शेप चेंज हुआ। आप नोटिस करना, जैसे आप उसको खींचते हो ऐसे करके तो आपके हाथ बड़ा सख्त सा होता है, ऐसा लग रहा है कोई हम पे फोर्स लगा रहा है या हम उस किसी पे फोर्स लगा रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है, एक तरह की पोटेंशियल, वो उस बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसे बोलते हैं दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को और साइज़ को और पोजीशन को चेंज करने से जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये सबको क्लियर है बात बच्चों, डाउट किसी को इसमें? अच्छा, यहीं से बच्चों एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं बच्चों। क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आई चीज़? अच्छा, लिख लीजिए बच्चों, सॉरी मैंने नोट किया तुम लोगों ने इसको, ठीक है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इन बच्चों के लिए बोल देता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, बड़ा बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं बच्चों। देखो दिमाग लगाना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ये एक
क्या है बच्चों? सरफेस है। मान लो दिस इज सरफेस। अब इस सरफेस के ऊपर मेरे पास कोई बॉडी थी, ठीक है। अब उस बॉडी को उठा के मैं यहाँ से इस पॉइंट पे ले गया। मेरे पास ये ए पॉइंट पे था और तो उठा के मैं बी पॉइंट पे ले आया। जब भी कभी क्या होता है, किसी बॉडी को उठा के आप एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर ले आते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, उस बॉडी में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। आपने पोजीशन चेंज कर दिया तो पोजीशन के चेंज करने से एनर्जी स्टोर होगी, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन अब कंसेप्ट ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो जब भी कभी क्या होता है, आप अर्थ की ग्रेविटी के अपोजिट में या अर्थ की ग्रेविटी को अपोज करते हुए किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, तो उस कंडीशन में उसे क्या बोलेंगे, वहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होगा उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सबको पता है ग्रेविटी जो होता है, जी जो होगा वो नीचे लगेगा, और ग्रेविटी की वजह से क्या है, ऑब्जेक्ट को अपने अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगा। मतलब कुल मिला के वेट जो होता है ऑब्जेक्ट के नीचे लग रहा होता है। लेकिन आप ग्रेविटी को अपोज करते हुए इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ से इस पॉइंट पर ले आते हो, है ना। तो जब इस पॉइंट पर उठा के ले आओगे तो आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो और ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रहा है, लेकिन आपने ऊपर इसको लेगा, इसका मतलब क्या, आपने ग्रेविटी को अपोज कर दिया। जब भी कभी कोई ग्रेविटी को अपोज करके, ग्रेविटी को वो करके अपोज करके क्या होता है कि अगर हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कितनों को समझ में आ गई बात मेरी? ठीक है, चलो ठीक है। अगर बोलता हूँ तो मैं बोलूँगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पर is defined as work done in moving an object, ठीक है, moving an object from a point on earth, point on ground to a height, ठीक है, by opposing the gravity, ठीक है। वो कहता है वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू हाइट बाय अपोजिंग द ग्रेविटी। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को कोई ग्राउंड पे रखा, कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से यहाँ तक इस हाइट पे ले गया मैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक लेने के कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ग्रेविटी को अपोज करते हुए। इसी को बोलते हैं बच्चों अपन लोग, क्या बोलते हैं, देन stored energy in the body is called gravitational potential, जीपी ठीक है, जीपी लिख दिया मैंने, ठीक है। मतलब इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं अपन लोग, ग्रेविटी को अपोज करते हुए ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ लिया गया, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन इस डायरेक्शन में होगा। अब वर्क डन जब होगा तो वो ग्रेविटी के अपोजिट में होगा ना बच्चों, ग्रेविटी यूँ जा रही है, वर्क डन यूँ हो रहा है। तो जब भी कभी क्या होता है कि जब ग्रेविटी को अपोज करके कोई ऑब्जेक्ट वर्क डन करता है तो जो इसमें एनर्जी स्टोर होगी उसको बोलते हैं क्या बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए मार्कर है बच्चों, ज़मीन पे पड़ी हुई थी, मैं उसको उठा के यहाँ पे ले आया, तो क्या है इसका मतलब, मैंने क्या इसकी ग्रेविटी को अपोज किया है मैंने, है क्या, आई अपोज द ग्रेविटी। जब मैं इसकी ग्रेविटी को अपोज करूँगा तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ठीक है, जब मैं ग्रेविटी को अपोज करूँगा तो उस कंडीशन में इसके अंदर जो तो मैं जब इसको यहाँ से उठा के इधर लाऊंगा तो ग्रेविटी अपोज हो रही है, तो जब मैं उठा के लाऊंगा तो वर्क डन भी तो कुछ ना कुछ होगा ना भाई। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन जितना भी कुछ हो रहा है ग्रेविटी के अपोजिट में जा रहा है। ग्रेविटी नीचे लग रही है, मैं उसके अपोजिट में जा रहा हूँ, तो कुल मिला के ये जो वर्क डन होगा, ये जो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी बॉडी में, वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कितने बच्चों को समझ में आ रही है बात? क्योंकि वर्क डन होगा तो बॉडी में एनर्जी बनेगी। आपको पता है बात कि अगर किसी बॉडी में वर्क हो रहा है तो एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी स्टोर तो भी तो कहीं ना कहीं होगी ना भाई, तो वो स्टोर्ड एनर्जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कितनों क्लियर है बात बच्चों? ठीक है।
एक होता है एक्सप्रेशन फॉर दी एक्सप्रेशंस फॉर दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा है आप लोगों से। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई पूछ होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बताइए, तो कैसे पता लगाओगे? तो लिखेंगे, मान लो कि ऑब्जेक्ट इसका मास है बच्चों m है, इसका मास m है। पहले ये a पॉइंट पे था, बाद में वो b पॉइंट पे आया, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है बच्चों? h है बच्चों। तो लिखेंगे लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m होता है, ठीक है, मास m एट a पॉइंट। फिर बोलेंगे लेट इट इज रेज्ड टू हाइट h। मान लिया कि इसको हाइट h तक रेज किया गया है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको h हाइट तक रेज किया गया है, ठीक है, कुछ बता ही नहीं। तो उस कंडीशन में लेट बोल देंगे, लेट W बी द वर्क डन, बी द वर्क डन, ठीक है। मान लेते हैं W इक्वल टू F इंटू एस होता है बच्चों, होता है। ध्यान रखना, अगर इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ से लाओगे तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने पढ़ा है। जब बात आती है हाइट की, तो मैं बताया था मैंने, जब हाइट की बात आती है तो उस कंडीशन में a तो g के बराबर आता है ना। ग्रेविटेशन वाले केस में a g के, तो F इक्वल टू क्या बन जाएगा? mg के बराबर बन जाएगा। तो इसी F को लिख देते हैं, mg कर देते हैं। और s का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था और बाद में यहाँ पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? h डिस्प्लेसमेंट हुई। तो ये क्या था? इट बिकम mgh, यानी कुल मिला के वर्क डन क्या था बच्चों? mgh होता है बच्चों। जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी स्टोर होती है, मतलब इसी को बोलते हैं क्या? जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी, इसी को बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो? इट्स mg और h इसके बराबर आ गया। तो यहाँ से हमने एक बात समझी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, वो हाइट के प्रोपोर्शन होता है। कहता है कि जितना हाइट है, जिसकी हाइट जितनी ज़्यादा होगी उससे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो वही देखना, किसी पत्थर को आप एक मंजिल के से फेंकना और उसी पत्थर को, सेम पत्थर को आप चौथी मंजिल से फेंकना, दोनों में ना जो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी ना, वो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। पता नहीं बात? तो पीछे बेटे सबको समझ में आ रहा है पीछे आप लोगों को? हाँ जी, नाम क्या तुम्हारा? ध्रुव सैनी। समझ में आ रही बातें? पक्का? नींद क्यों आ रही तुमको? रात को सो के नहीं आए? गुड, बहुत बढ़िया। बताओ, ये लड़का मेरी क्लास में बैठकर उबासियाँ ले रहा है, बताओ, हद होगी यार, गजब बेइज्जती है, बताओ, सच में बता रहा हूँ, गजब बेइज्जती है, बताओ। हाँ जी, पीछे तुम्ही को बोल रहा हूँ, ध्रुव सैनी। सब ठीक है? पक्का? स्कूल जाते हो? क्या करते हो स्कूल जाकर तुम? स्कूल में सोते हो बेटे? चलो भाई, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं बच्चों। जैसे कि मुझे पता है, एज वी नो इट वेरी वेल, सुबह सुबह ने तुम लोगों को बुला लिया है, नींद भी तुम्हारी पूरी नहीं हुई होगी, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों को नींद आ रही होगी। कोई बात नहीं बच्चों, अभी यहाँ जाने का दोबारा सो जाना, ठीक है। रिविज़न तो करा रहा हूँ, रिविज़न में क्या दिक्कत है ना। चलो बच्चों, कोई बात नहीं, नोट कर लिया भाई? फटाफट छाप लीजिए जल्दी से, इसको छाप लिया। तो यहाँ से ना मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिखाऊंगा बच्चों। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, और इसको ना मैं आपको एक तरीके से बताऊंगा इसमें ना किस तरह एक ग्रेविटेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में किस तरह से टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। मैं बहुत मज़ेदार टॉपिक है। फिर लास्ट बचेगा पावर तो इतना हो ही जाएगा, ठीक। शुरू करें भाई? एक टॉपिक है बच्चों, ये आपने 2 चीज़ पढ़ लिया है,
दो चीज़ पढ़ने के बाद मैं आपको एक दो तीन एक केस बताऊंगा, फटाफट वो कर लें। अब एक नया टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ के लिए तो कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। मैं इस वीडियो को आज ही मैं इसको आप लोगों के लिए जनता की फरमाइश पे मैं इसको आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत भाई? इस वीडियो को आज ही अपलोड कर देंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को जितना हो सके देखते रहना, रिवीजन होता रहेगा आप लोगों का, ठीक है भाई। मैं नहीं हूँ बट मेरे वीडियोस होंगे आपके पास। टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहते हैं भाई एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है भाई? पूरा का पूरा यूनिवर्स है बेटा एनर्जी से बना हुआ है, आपको पता है बात। तो पूरी यूनिवर्स में एनर्जी है भाई, पूरे के पूरे यूनिवर्स में एनर्जी है। बहुत मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं। तो कभी आराम से इस फिजिक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स होता है, ब्लैक होल्स। कोई अगर कभी इंटरेस्ट हो तो पूछना मेरे से, भैया कि आज हमें इन सब एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में थोड़ा बताओ इंटरेस्टिंग चीज़ें, तो आपको बताऊंगा। बट तुम्हें से कोई पूछता नहीं इसलिए बताता नहीं हूँ मैं, ठीक है। मेरा फेवरेट टॉपिक जैसे कहता है जो मुझे मज़ा आता है वो है एनर्जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर इतनी बातें हो सकती हैं बट होता है कि तुम्हें से कोई पूछता नहीं है तो मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है। तो चलो कभी आराम से अगर तुम्हारा मन हो तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहती है भाई, बड़ी प्यारी सी बात कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी कभी बनती है, ना कभी एनर्जी कभी क्या होता है डिस्ट्रॉय, खत्म होती है। ये क्या होता है? इट ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बच्चों। कैसा रहा बच्चों? यही है, इतनी छोटी सी चीज़ है, छोटी सी लाइन है बेटे, लेकिन इस लाइन ने ना क्या है, पूरे दुनिया को एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिखाया, पूरी दुनिया को एक अलग ही चेहरा दिखाया बच्चों से, इस छोटी सी लाइन ने, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कैसे एनर्जी कन्वर्जन मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं एक बल्ब होता है, बल्ब को मैं ग्लो करता हूँ, तो जब मैं बल्ब जब ग्लो होता है तो उसमें क्या हुआ बच्चों? आपको क्या लगा कि बल्ब ग्लो हुआ तो उसमें एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुआ? देखो बड़ा प्यारा सा होता है। हम क्या करते हैं, हम स्विच को ऑन करते हैं, तो स्विच को ऑन करने में हमारी एनर्जी लगी, तो हमने स्विच को ऑन करने में क्या लगा? मैकेनिकल एनर्जी लगा अपना, है ना, या मस्कुलर एनर्जी लगा, मैकेनिकल जो भी लगाते हैं। तो जैसे ही मैंने मैकेनिकल एनर्जी इसके ऊपर लगाया, वो कन्वर्ट किस में हुई बच्चों? किस में कन्वर्ट हुई? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। और बाद में ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है बच्चों? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब अगर कॉमन सी बात है बच्चों, जब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ये एनर्जी क्या होता है? अपने आसपास के जो एयर के पार्टिकल, अपने आसपास के पार्टिकल्स को क्या करेगी? एनर्जी करेगी, वो एक्साइट होके पूरे के पूरे यूनिवर्स में क्या फैल जाएंगे, और वो फिर अपने अगले पार्टिकल्स को एनर्जी देते रहेंगे। इस तरह चलता रहता है बच्चों, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप में से कोई बच्चा है, किसी बच्चे को गाना सुनना बड़ा पसंद है, तो उस बच्चे ने सॉन्ग चला दिया, मतलब मोबाइल ऑन कर दिया, तो मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, बैटरी में क्या हुआ बेटा? केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों। वो केमिकल रिएक्शन किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों? उस केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ? आपका म्यूजिक चला, वो बाद में क्या हुआ? इट कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। अच्छा, वहाँ पर साउंड एनर्जी तो होती प्लस में क्या होता है, बाद में उसी आसपास में का माहौल गर्म होगा तो वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस भी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी ना तो क्रिएट होती, ना एनर्जी ना तो क्रिएट हुई ना ख़त्म हुई। उस क्या हो रहा है, जो ऑलरेडी जो एनर्जी वहाँ पे थी एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है बच्चों, ठीक है। कहीं भी देख लो, कुछ भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे बॉडी में मैंने खाना खाया था, तो खाना खा रखा है तो मेरी बॉडी में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होंगे, केमिकल एनर्जी बनेगी।
और मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरी वही केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बॉडी में गर्माहट आ रही है, तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। मैं बोलूँगा तो मेरे आसपास के पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, तो मेरे साउंड एनर्जी से क्या वो पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों, जो मेरी बॉडी से साउंड एनर्जी निकल रही है, उससे आसपास के पार्टिकल को एनर्जी मिल रही है। वो पार्टिकल एनर्जाइज होकर वो आगे कहाँ तक पहुँच रहे हैं, आप उसको सुन पा रहे हो। आप सुनने के बाद उसके कह रहे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा, बस एनर्जी बस एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, बस और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। तो इस टॉपिक का तो कोई वही नहीं है, कोई मतलब कोई अंत ही नहीं है, चलता जाएगा बच्चों ये चीज़। एनर्जी एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में क्या कन्वर्ट होती जाती है, बस नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है, चलो फटाफट आगे निकलते हैं। फिर एक मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। एक होता फ्री फॉल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो जो ऊपर से नीचे गिर रहा है और उसमें फ्री फॉल हो रहा है, तो बोलता है कि क्या उसके हर पॉइंट पर एनर्जी सेम होती है, टोटल एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। तो वही प्रूव करना है, एक्चुअली में सेम होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा ना, तो जहाँ से वो इसको रिलीज़ किया गया और जहाँ पे गिरेगा, तो उस कंडीशन में हर पॉइंट पर उसकी एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी। जैसे कैसे एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो कि अपना कुणाल है, ये अपना कुणाल है, और कुणाल यहाँ खड़ा है बेटे, और कुणाल ने अपने हाथ में उसने अंडा ले रखा है और छत पे खड़ा है लड़का ये। और उसने क्या किया कि वो अभी होली खेलने के मूड में है, प्रैक्टिस कर रहा है होली की। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने अपने पास ना अंडे ले रखे हैं। ठीक है, और क्या किया कि जैसे उसका एक दोस्त आ रहा है यहाँ पर, उसका यहाँ पर एक दोस्त था, वो खड़ा था। ठीक है, सक्षम चलो खड़ा था यहाँ पर। कुणाल ने क्या किया, अपने अंडे को, ये जो उसने मुर्गी का अंडा था, उसने यहाँ से ऐसे कर रिलीज़ कर दिया। ठीक है, और जब वो गिरा ना अंडा बेटा, वो फ्री फॉल करने लगा। ठीक है, और यहाँ से गिरा कुछ, है ना, और यहाँ से जो अंडा गिरा बेटा, वो पहले इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, लास्ट में इसका सर पे गिर गया। ठीक, अब केस क्या हुआ, इसका अंडे से क्या पूरा का पूरा सर जो भर गया। अब कंसेप्ट यहाँ पे ये है, ये जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा था, क्या हर पॉइंट पे ये क्या इसकी एनर्जी सेम है? बिल्कुल सेम है। यही तो सिखाती है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। मैं चाहे इस पॉइंट पे निकालूं, चाहे मैं इस पॉइंट पे निकालूं, चाहे मैं इस पॉइंट पे निकालूं, अगर ऑब्जेक्ट ना फ्री फॉल कर रहा है फ्री फॉल कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, उस कंडीशन में हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम रहेगी। टोटल एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम हमेशा सेम रहेगा। ये कितनों क्लियर है बात? ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं इसी को थोड़ा सा मैं आगे आपको लेके चलता हूँ बच्चों। लिख लीजिए बच्चों। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो बोले कि भैया फ्री फॉल नहीं पता मुझे क्या होता है? एनी स्टूडेंट, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है? चलो, तो मैं आपको इसी को थोड़ा सा बता देता हूँ। फ्री फॉल को समझना बच्चों, सब लोग फ्री फॉल समझिए। फ्री फॉल क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है, फ्री फॉल इज अ कंडीशन, इसमें क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर केवल ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, अब देखो ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, उसमें दो फोर्स लग रहे होते हैं, नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है ना। तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो जब कभी ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है, उसके ऊपर केवल ग्रेविटेशन लगता है, उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? फ्री फॉल कहते हैं। अब कागज़ है, एक फैले हुए कागज़ को आप छोड़ दीजिए, ऐसे करके छोड़ दो, तो कागज़ ऐसे 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 आता जाएगा, है ना। पतंग होती है, पतंग कट के आती है, तो पतंग कैसे करती है? ऐसे 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 आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन एयर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, उस एयर के फ्रिक्शन फोर्स से वो आराम आराम से आ रही है, होता है। लेकिन वही क्या होता है कि अगर वही अगर वो चीज़ अगर फ्री फॉल कर रही होती, तो फ्री फॉल के दौरान क्या होता है बच्चों, वो डायरेक्ट सीधा आती, उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा होता। तो एक ऐसी कंडीशन जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जीरो होता है, ठीक है, या एयर का फ्रिक्शन फोर्स जीरो होता है, उसके ऊपर केवल ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होती गिरते वक्त, इस कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि शो दैट ठीक है, शो दैट टोटल एनर्जी of the body
is conserved. Total energy of the body is conserved. Total energy of the body is conserved throughout the free fall at every points. बोलता क्या बच्चों कि शो करना है कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कंजर्व थ्रू आउट इट्स फ्री फॉल, थ्रू आउट द फ्री फॉल एट एवरी पॉइंट. मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर है बच्चों, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, वो यहाँ से यहाँ गया, बीच में यहाँ भी आया. तो बोलते जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो वो इन 3 पॉइंट पे आता है. पहले वो ए पॉइंट पे था, फिर बी पॉइंट पे आया, फिर सी पॉइंट पे आया. इन तीनों पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में, इन तीनों पॉइंट पे एनर्जी का सम कितना होगा, बराबर होना चाहिए. ठीक है, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, माना कि एक ऑब्जेक्ट उसका मास m है एट पॉइंट A, ठीक है, ऑफ हाइट h फ्रॉम ग्राउंड, यानी ग्राउंड से h हाइट पर वो रखा हुआ है बच्चों. तो यहां से यहां तक उसकी हाइट क्या है बच्चों, h है. ठीक है, फटाफट छापो जल्दी से. An object of mass m at a point of height h from the ground. फिर it is released. It is released. इसको रिलीज कर दिया गया है. ठीक है, it is released from height h. इसको h से रिलीज कर दिया गया है. It comes to A, it comes to B, then C. वो पहले B पे आया, फिर C पे आया. It comes to B, then C. पहले वो A से B पे आया, B से फिर C पे आया. मान लो यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है बच्चों, मैं बोल देता हूँ x बोल देता हूँ. अगर ये हाइट अगर x है तो ये हाइट क्या होगा बच्चों, h माइनस x होगा. हाँ जी बताओ जरा, नहीं बात सुन में. अरे पूरा तो हाइट h है. अगर मान लो चलो इतने को मैं x मान लेता हूँ, मान लो इसको मैंने x मान लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, h माइनस x होगी. हाँ भाई बताओ, होगी ना. बस ठीक है, लिखेंगे एट ए पॉइंट पर, एट ए पॉइंट पे क्या होगा बच्चों. ठीक है, ए पॉइंट पे क्या होगा, अगर बोलता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, इट्स हाफ mv² होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था. ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, लिख लेंगे ठीक है, एट रेस्ट कर लो, एट ए कर लिया. ठीक है, अब रेस्ट पे है. अब रेस्ट पे होता काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी इसकी. क्यों, हाफ m 0 का स्क्वायर कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, 0 होगी. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी बच्चों, ए पॉइंट पर. यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, mgh. तो बोलूँगा टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों. तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इट्स mgh प्लस में 0. टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, इट्स mgh हो जाएगी बच्चों. ये होगी बात खत्म, टोटल एनर्जी mgh. अगर बात करता हूँ एट बी की, बात करता हूँ बी पॉइंट पर. अब बी पॉइंट पर जब ऐसे गिर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, बी पॉइंट पर जब ये यहाँ से जब नीचे गिरा तो उस कंडीशन मुझे पता है कि v² माइनस में u² इक्वल टू 2gh होता है बच्चों. होता है, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या होता है, as की जगह gh लगता है बच्चों. तो मैं जानता हूँ 2gh कर लेते हैं यहाँ पर. अब इसको समझना बच्चों, इसको समझिए, v² माइनस में यहाँ u के लिए 0 होगी, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2g,
और इसकी हाइट कितनी है, इट्स h माइनस एक्स कर लीजिए, h माइनस में x कर लेना। तो हालांकि v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इट्स 2g h माइनस में x कर लेना बच्चों। कोई दिक्कत? अब अक्सर बच्चों के मन में चल रही बात है कि भैया यहाँ पर जो वैल्यू है अपनी, है ना, यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी क्या नहीं, वो क्यों नहीं आई, क्या अपनी वैल्यू जो है मतलब यहाँ पर जीरो क्यों आई, यू की वैल्यू जीरो क्यों आई। सबको पता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, जब रेस्ट से ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आया तो यू की वैल्यू अपने जीरो कर दी। ठीक है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इतनी आ गई। मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, इट्स हाफ एम वी स्क्वायर होगा बच्चों। हाफ एम कितना है बच्चों, कुछ भी होगा, वी स्क्वायर की वैल्यू का 2g, यहाँ पे h माइनस में x कर लेते हैं बच्चों। कुछ कभी कटेगा भाई, इससे कट जाएगा। सॉल्व करोगे तो mgh माइनस में mgx बन जाएगा। ये तो भाई काइनेटिक एनर्जी। अगर बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जो जमीन से इसकी हाइट कितनी है, x हाइट पर है ये, तो mgh होता है, जमीन से इसकी हाइट x है तो mgx कर देंगे तो इट्स mgx हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी बनेगी, इट्स mgx प्लस में mgh माइनस में mgx हो जाएगा। इससे कट गया, आंसर तुम्हारा आ गया, mgh आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये पॉइंट बी पे था। जब बात करेंगे एट सी की बात करेंगे, जब सी पॉइंट की बात करेंगे, यानी कि मतलब इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे तो बिल्कुल ग्राउंड के पास ही है, ग्राउंड के ऊपर ही है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, mgh, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी h हाइट जीरो होती है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी बच्चों, जीरो हो गई। लेकिन बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो उसके लिए हमें वी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मुझे पता है वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh होता है बच्चों, मतलब पूरे की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरा है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मुझे पता है कि यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये जीरो का स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाए। क्यों, यहाँ पे u जीरो क्यों है, बिकॉज ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बोलेंगे u इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनी, इट्स 2gh बन गई। ठीक है, अच्छा दिमाग लगाना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी की जगह पे क्या है, इट्स 2gh, इसे काट देना, आंसर क्या है, इट्स mgh आ जाएगा बच्चों। अच्छा इस पॉइंट पर मैं कहाँ लिखूँ, मैं इधर लिखा देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा देख लो ना। तो इस पॉइंट पर ध्यान से देखना, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस में काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बच्चों, यहाँ पे जीरो है, काइनेटिक एनर्जी mgh है बच्चों। तो ध्यान देते देखो, ठीक है, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी बनी, इट्स mgh। अब ध्यान से देखना, इन तीनों पॉइंट पर, चाहे पॉइंट लो, मैं ए ले लूँ, बी ले लूँ, सी पॉइंट, तीनों के तीनों पॉइंट देखना हमारे पास क्या है, इन तीनों का सम कितना है बच्चों। तीनों पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर भी mgh, यहाँ भी mgh और इस पॉइंट पर भी mgh। तो मैं बोल सकता हूँ कि तीनों के तीनों पॉइंट पर क्या है, इनका सम जो है बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी कंजर्व्ड है। ठीक है, लिख लेंगे, सिंस एट ए बी सी, ठीक है, एट एवरी पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे क्या है बच्चों, टोटल एनर्जी इज सेम, हेंस बोल सकते हैं एनर्जी इज कंजर्व्ड। यहाँ पे एनर्जी क्या कंजर्व्ड है बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक अपना कवर हो चुका है। यहाँ पे अपना आपका एनर्जी भी खत्म हो गया। मैंने बता दिया कि फ्री फॉल के दौरान जो होता है बच्चों, कि हर पॉइंट पे, चाहे पॉइंट यहाँ ले लो, चाहे पॉइंट इधर लो, कहीं भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम बराबर होता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए कर लो, करके रख लो। हर पॉइंट पर, चाहे वो यहाँ है, चाहे वो इधर है, फिर इधर इधर कहीं देख लो बच्चों, हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम बराबर होता है। यही खेल है बच्चों इसके अंदर, कोई दिक्कत।
इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन एनर्जी। एनर्जी कंजर्व नहीं होता, अगर हमारा एनर्जी कंजर्व नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या है, हर पॉइंट पे अलग अलग एनर्जी आती, बट क्योंकि एनर्जी बराबर आ रही है, ये शो करता है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी खत्म होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतने पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी। ये शो करता है, यानी कि बताता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है। एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है उतना काइनेटिक एनर्जी गेन हो रहा है, जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है उतना पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रहा है, ये बताता है। तो दिस इज द एक्चुअल फैक्ट। और इसके बाद अपने टॉपिक के बाद खत्म हो गया। एक लास्ट टॉपिक बचा है पावर। तो प्यारे बच्चों ये लास्ट टॉपिक बचा है, पावर का बचा है। जिसको पावर पता है वो हीरो है, यहाँ पर जो पावर जानता है वो हीरो है। पावर समझ लीजिए, वो मैं तरीके से करवा रहा हूँ पावर के बारे में। लास्ट के 10 मिनट टॉपिक है बच्चों, मैं मानता हूँ आप लोगों को घंटे 1.5 घंटे से मैं आपको बिठा रखा है, आप लोगों की बस की बात नहीं है, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो उस कंडीशन में क्या है, थोड़ा सा वेट कर लो बेटे। एक चीज समझ लो, पावर क्या होता है बेटे, क्या देखो पावर का मतलब क्या है। पावर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कोई अप्लायंस है वो किस रेट से वर्क कर रहा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क कह दो बाय एन अप्लायंस, किसी अप्लायंस के द्वारा किस रेट से वर्क हो रहा है, पहली बात। और ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन, या बोल दो वर्क डन बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर रहा है वो कर लीजिए बच्चों। और सबको पता है कि जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी कंज्यूम होती है बच्चों। तो आप बता सकते हो कि रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन द बॉडी, ठीक है, या कोई एनर्जी, कोई बॉडी जो है किस रेट से एनर्जी कंज्यूम कर रही है, ठीक है। आपकी इच्छा है, तीनों में से कुछ भी लिख दीजिए। मतलब कुल मिला क्या क्या कहना होता है कि बच्चों कोई ऑब्जेक्ट जो होता है एक यूनिट टाइम में कितना वर्क करता है, नाम वर्क डन बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है यूनिट टाइम में, यूनिट मतलब होता है 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 आवर, तो यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रहा है। अब जितना वर्क करता है उतनी एनर्जी कंज्यूम होती है, जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी गेन होती है। तो कुल मिला के वर्क तो एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो मतलब बराबर है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम, द एनर्जी कंजम्पशन बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी कंजम्पशन बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। कोई दिक्कत? हाँ जी, यहाँ से बात समझ में आ रही है। अब जैसा कि मान के चलो, इसको बोलते हैं पावर, कहते हैं अपन लोग। कितनों को चीज़ क्लियर है? यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में कोई बॉडी कितना वर्क कर रहा है, 1 सेकेंड में कोई बॉडी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मतलब ले रहा है, दैट इज व्हाट पावर। बस में तो पावर क्या होता है? पावर तो वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन होता है, और बोल सकते हैं पावर जो होता है एनर्जी अपॉन में टाइम टेकन होता है बच्चों। ऐसे मर्जी बोल दो। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वर्क डन की होती है जूल, डिवाइड बाय सेकेंड होता है। और आप बोल दो जूल पर सेकेंड बोल दीजिए बच्चों, या आप बोल दो क्या है, एक साइंटिस्ट है नाम था उनका जेम्स वॉट, तो जेम्स वॉट को सम्मान देने के लिए पावर की यूनिट को डब्ल्यू कर दिया, वॉट कर दिया गया बच्चों, ठीक है। कई बार एग्जाम में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन, डिफाइन बोलते हैं, डिफाइन करो, डिफाइन 1 वॉट पावर का। 1 वॉट पावर किसे कहते हैं भाई बच्चों? बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि कोई अप्लायंस है, वो 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कर रही है, ठीक है। अगर कोई अप्लायंस है वो 1 जूल एनर्जी जो होती है वो 1 सेकंड में कंज्यूम कर रही है, तो बोलूंगा व्हेन एन अप्लायंस डूइंग वर्क at the rate of
1 जूल क्या होगा पर सेकेंड, ठीक है। और when an appliance consume energy at rate of 1 joule in 1 second, ठीक है, is called what, ठीक है, 1 second is called 1 watt पावर कहते हैं, is called 1 watt of पावर कहते हैं। ध्यान दो, पावर की वैल्यू क्या होती है, इट्स वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है। अगर मान लो कि ये 1 जूल वर्क होता है और इसको हम 1 सेकेंड में यूज़ करते हैं, इसका मतलब 1 जूल पर सेकेंड है बच्चों, इसी को बोलते हैं 1 वॉट कहते हैं बच्चों। कितना क्लियर है बात, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ रही बात। तो 1 जूल जो एनर्जी, वो जो वर्क है वो 1 सेकेंड में कर रहा है, तो पावर कितना लगेगा, 1 वॉट लगेगा। सबको समझ में आ रही बात, फटाफट नोट करेगा जल्दी से इसको समझना। उसे बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं बच्चों, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कहते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको नोट करिएगा, इसको वो नहीं कर रहा मैं। एक होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है बच्चों, यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ बच्चों, इसको भी थोड़ा सा होल्ड पर रखते हैं। कभी साइड कहीं भी साइड में लिख लो, कहीं भी साइड में लिख लीजिए इसको, अभी काम आने वाला है आपके। कहीं भी एक साइड में लिख लो, कहीं भी, मतलब कहीं भी। 1000 जो वाट होता है ना बच्चों, होता है 1 किलो वाट होता है बच्चों। अच्छा, और 1 वाट जो होता है बच्चों को पता है, वो तो 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये 2 वर्ड याद रखना कि 1000 वाट जो होता है किसके बराबर होता है, वो 1 किलो वाट के बराबर होता है। मान लीजिए कोई पूछता है कि व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो क्या इट्स किलो वाट आर, किलो वाट आर बोलते हैं बच्चों उसको। इसको बोलते हैं KWH कहते हैं इसको, किलो वाट आर कहते हैं बच्चों, KWH बोलते हैं। डिफाइन करते हैं, डिफाइन करो 1 किलो वाट आर, ठीक है। डिफाइन करो 1 किलो वाट आर क्या होता है। 1 किलो वाट आर ऑफ एनर्जी, ये क्या है। 1 किलो वाट पावर नहीं है, एनर्जी होती है। जैसे अप्लायंस होते हैं ना, तो अप्लायंस जो कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब, सबको पता है कि पावर जो होता है एनर्जी बाय टाइम टेकन होता है। तो एनर्जी की वैल्यू क्या है, पावर मल्टीप्लाई टाइम टेकन। जिसको ये क्लियर है ना, बताइए, याद रखना बेटा। मान लीजिए कि आपके साथ अप्लायंस है, ठीक है, बोलेंगे कोई भी अप्लायंस, एन अप्लायंस ऑफ पावर रेटिंग 1 किलो वाट आर, 1 किलो वाट। कोई भी अप्लायंस, इसका पावर कितना है बच्चों, 1 किलो वाट पावर है उसके अंदर, एंड इट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। उसको 1 घंटे का इस्तेमाल करते हैं, फॉर 1 आवर। देन एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 1 किलो वाट आवर हो जाएगा, ठीक है। मान लिया कि आपके पास अप्लायंस है, उसकी पावर रेटिंग 1 किलो वाट की है और उसको 1 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी कंज्यूम होगी वैल्यू क्या होगा, वो 1 किलो वाट आवर कहलाएगी। सबको पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम टेकन होता है। तो ये क्या कर रहा हूँ यार, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम टेकन होता है बच्चों। तो अगर मान लो पावर 1 किलो वाट है और उसको 1 घंटे के टाइम, उस टाइम होगा 1 घंटा, इसको 1 घंटे के लिए इस्तेमाल किया गया, तो क्या होगा, इट्स 1 किलो वाट आवर। हम घरेलू लैंग्वेज में इसी को बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये 1 यूनिट यही है बच्चों। जैसे मान लो आपने अपने घर में बोलते हो ना कि भाई मेरा इस महीने 10 यूनिट चला, 20 यूनिट चला, किसी का 100 चलता है, किसी का 50 चलता है,
तो इस यूनिट के अकॉर्डिंग क्या है आपका बिजली का बिल आता है। ये यूनिट यही है 1 किलोवाट आवर। इसको थोड़ा और समझते हैं बच्चों। ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक अप्लायंस है, मान लो कि आपके पास एक कोई टोस्टर है ना। टोस्टर पता ना क्या होता है, इसमें ब्रेड आप सेक लेते हैं, टोस्टर है। टोस्टर की पावर कितनी है, टोस्टर बेटे पावर है उसकी, मान लो चल टोस्टर ना करके ना, ये तो कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए बल्ब है हमारे पास, मेरे पास कोई बल्ब है, उसकी पावर रेटिंग 100 वाट की पावर है ना। अगर उस बल्ब को ना बेटा अगर आप 10 घंटे इस्तेमाल कर रहे हो, उस बल्ब को 10 घंटे इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम टेकन, यानी कि 10 वाट इंटू 10 आर। इसका मतलब क्या है 1000 वाट आर। अभी कुछ देर पहले बताया कि 1000 वाट का मतलब क्या था 1 किलो वाट होता है, तो 1000 वाट का मतलब 1 किलो वाट यानी कि 1 किलो वाट आर हो जाएगा, KWH हो जाएगा। तो बच्चों इसी को बोलते हैं 1 किलो वाट आर, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट कहते हैं। मतलब समझ रहे हो कि अगर कोई बल्ब है वो 100 वाट के है, उसको अगर आप 10 घंटे लगातार चलाओगे तो वो बल्ब जो है वो 1 यूनिट बिजली खींच लेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास पंखा है, वो 200 वाट का मान पंखा है, बड़ा हाई पंखा 200 वाट का पंखा है, और उस पंखे को आपने 5 घंटे चला लिया, 200 पंजे 1000, तो उस पंखे को 5 घंटे चलाओगे ना तो आपका क्या होगा, ये 1 यूनिट खींच लेगा। एसी है, मान लो कोई एसी एयर कंडीशनर है, होता है ना घरों में एसी, उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। एसी मान लो आपका एसी जो होता है वो 250 वाट का मान लो एसी हो, ठीक है, मान लो 250 वाट का एसी है। अगर आप उस 250 वाट के एसी को 4 घंटे लगातार चलाओगे तो क्या होगा, आपका 1 यूनिट बिजली को खींच लेगा। तो पावर रेटिंग जो होती बताती है कि पावर रेटिंग जो हर अप्लायंस की अपनी खुद की एक पावर रेटिंग होती है बच्चों। हर अप्लायंस की एक खुद की पावर रेटिंग होती है, ठीक है। एवरी अप्लायंस, किसी की ज़्यादा हो किसी की कम होगी। अब कंसेप्ट ये होता है कि जिसकी पावर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्या हो गया पीछे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर किसी अप्लायंस की पावर ज़्यादा है ना बच्चों, इसका मतलब वो बताता है कि वो ज़्यादा एनर्जी खींच सकता है, इट हैज़ एबिलिटी टू ड्रॉ मोर एनर्जी। चलो इसके बारे में हम कभी आराम से चर्चा करेंगे। पहले मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया कि 1 किलो वाट या 1 यूनिट का मतलब क्या होता है कि कोई भी अप्लायंस है उसकी पावर रेटिंग मान लो 1 किलो वाट है और उसको 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 किलो वाट आवर होगी। हाँ भाई पीछे तो आपको समझ में आ रही, तुमको निम्पी लक्षिता यहाँ से हो रही, ठीक है, यहाँ से बेटी पीछे से बीच से फ्रंट रो से सबको समझ में आ रही है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो ये सब चीज़ हमको क्लियर है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं। लास्ट का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, रिलेशन पूछते हैं आप लोगों से, रिलेशन पूछ देंगे आप लोगों से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा, रिलेशन बिटवीन, और ये चैप्टर खत्म तुम्हारा। फिर ये लास्ट में पूछेंगे रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर या किलोवाट एंड जूल, ये क्वेश्चन पूछेंगे। और इसी को थोड़ा घुमा कैसे पूछते हैं बच्चों, रिलेशन बिटवीन SI यूनिट ऑफ एनर्जी। अब SI यूनिट क्या होता है बच्चों, वो तो जूल होता है, और एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। SI यूनिट और कमर्शियल यूनिट की बात कर रहे हैं। सबको पता है कि 1 किलो वाट आर का मतलब क्या होता है, 1 किलो वाट मल्टीप्लाई 1 आर। 1 किलो वाट मतलब क्या, 1000 वाट होता है बच्चों। 1 आर मतलब होता है 3600 सेकेंड्स होते हैं। 1 वाट का मतलब 1000 वाट का मतलब क्या, 1000 जूल पर सेकेंड होता है बच्चों, 3600 हो जाएगा। सेकेंड कट जाएगा, 00 यहाँ पर 3, मतलब कुल मिला के कितने जूल बन जाएंगे, 3.6 10 की पावर 6 जूल। ये बच्चों ये होता है 1 किलो वाट। तो कुल मिलाकर ये चीज़, और फाइनली आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया। फटाफट कर लो क्लास, ये टॉपिक ख़त्म हुआ। रही बात न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स के लिए एक सेपरेट डे बुलाऊंगा और न्यूमेरिकल्स पूरी करवा दूंगा, ठीक है। हो सके इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहो बच्चों, लाइक करना, कमेंट अच्छे करना, तो ऐसा गाली लिख दो, है ना, ठीक है। तो भाई कुल मिला के ये मस्ती रहे तो गाली वैसे कोई लिखता नहीं है, ठीक है। जितना लाइक करोगे
वीडियो को, मेरी मोटिवेशन बढ़ती जाएगी, मैं और अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, बाय, मौज करो।